हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 चीवर्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास मिलने जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन के आंसर्स साथ ही साथ उनके डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्राइब भी करता हूँ, और डिस्क्राइब जो करता है तो मैं मीन्स क्वेश्चन के साथ साथ उसी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक। क्योंकि कई बच्चों की बातें आई कि सर आप मत करें और उसमें कंटेंट थे आप दे दीजिए, तो इसलिए उस बेसिस पे में काम किया जा रहा है। और दोस्तों, करंट अफेयर जो है बैकबोन ऑफ द जीके जीएस, जीके जीएस की बैकबोन है। जीके जीएस क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इज फिक्स्ड, पर करंट अफेयर डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो डे बाय डे करंट अफेयर चेंज हो रहा है, तो मतलब आप अगर अपडेट नहीं है, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के लिए आपको करंट अफेयर की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सीधी सी बात। तो करंट अफेयर को आपको प्रॉपर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर आपको रोज करना पड़ेगा, राइट। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। कार्डिनल पूला एंथनी को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। वे पहले दलित अध्यक्ष बने। पहले दलित अध्यक्ष कौन बने? तो कार्डिनल पूला एंथनी। कार्डिनल पूला एंथनी वाज इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट ऑफ सीबीसीआई, बिकमिंग टू फर्स्ट दलित टू होल्ड द पोस्ट। पहला दलित व्यक्ति था जो इसका चीफ बनाया गया है, सीबीसीआई का प्रमुख बनाया गया है, ठीक। तथ्य की बात करें तो भारतीय कैथोलिक धार्मिक विविधताओं को दर्शाते हुए कार्डिनल पूला एंथनी को 37वीं आम सभा की बैठक के दौरान नए सीबीसीआई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, 37th मतलब 37वीं आम सभा, मतलब पहली बार दलित को किसी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। आगे चलते हैं। एम राजा तमिलनाडु ने राष्ट्र भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। मिस्टर राजा ऑफ तमिलनाडु वॉन गोल्ड मेडल इन मेन 65 kg एट द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2026। 2026 के वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है तमिलनाडु के एम राजा जी ने, ठीक। 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन जेरेमी लाल रिनुंगा सहित अन्य खिलाड़ियों को पछाड़ दिया, ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों में इन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इनको भी इन्होंने पछाड़ दिया है और अपना नाम रोशन किया तमिलनाडु के मिस्टर एम राजा जी ने, ठीक। आगे चलते हैं। एला वेनिल वलारविन ने स्वर्ण और मेघना सज्जनार ने कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता। एल्वेनिल वालरिवेन वॉन गोल्ड मेडल एंड मेघना सज्जनार वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल एट द एशियन चैंपियनशिप। अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है, और इसमें मिस्टर एला वेनिल वाला रिवन ने गोल्ड मेडल जीता और मेघना सज्जनार ने सिल्वर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में, ठीक। मेघना सज्जनार ने 8 महीने की गर्भावस्था में पदक जीतकर मिसाल कायम की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियन गेम में वह कौन सा शूटर था, ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो एयर राइफल पिस्टल शूटिंग में जो प्रेग्नेंट होते हुए भी उन्होंने नाम किया और एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मेघना जी ये 8 महीने से प्रेग्नेंट भी थी, गर्भावस्था में, बड़ी चीज है। एलोविनी एला वेनिल, मेघना और आर्या बोरसे ने मिलकर टीम स्वर्ण पदक जीता। मतलब जो गोल्ड मेडल जीता ये तीनों मिलके, दिस मेघना एंड आर्या बोरसे, तीनों लोग मिलकर गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक। यह प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में संपन्न हुई। ये जो प्रतियोगिता है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में संपन्न हुई, ठीक। दोस्तों आगे चलते हैं, ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए। नामीबियाई चीता आशा ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 5 शावकों को जन्म दिया, ठीक। नामीबियाई चीता एक आशा है जो कूनो अभ्यारण्य में आया है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया। द नामीबियन चीता आशा, जो क्या नाम है नामीबियन चीता का? आशा नाम है। गिव बर्थ टू 5 कप्स ऑफ कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक। तो कूनो में चीता आशा दोबारा मां बनी है। 5 शावकों को दिया जन्म। अब 35 चीते फरवरी अंत तक और बढ़ेगा कुनबा। 35 चीते हो गए हैं और 28 फरवरी को बोत्सवाना से और 8 चीते भारत लाने की तैयारी चल रही है। 28 फरवरी तक 8 चीते और आ जाएंगे, कहां से? बोत्सवाना से, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं।
कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए भूमि डायवर्जन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्वीकृत हुआ। कोपरा सिंचाई परियोजना ये एक सिंचाई परियोजना है जो भूमि डायवर्जन के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्वीकृत किया गया है। जो टाइगर रिजर्व है वहां से ये जाएगा क्या, कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए जमीन दी गई। ठीक, लैंड डायवर्जन फॉर द कोपरा इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के भीतर कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 272 एकड़ 272 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी मिल गई। इसका नाम गोंडी जनजाति की रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया था। ये जो टाइगर रिजर्व है ये गोंड जनजाति के रानी दुर्गावती के नाम से इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। राइट, आगे चलते हैं। यूएसटीआर मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो मानचित्र जारी किया जाता है यूएस के द्वारा, तो उसमें अभी तक क्या होता, जो अक्साई चीन था, मतलब चीन के हिस्से, भारत का हिस्सा जो चीन के हिस्से में आता है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर था जो पाकिस्तान के हिस्से में आता था, मैप में उतना भाग कटा रहता था। कहने का मतलब यह था कि जो भारत ऐसे जो बना हुआ है ये ऐसे, तो ये भाग कटा और ये भाग कटा, ये इधर भाग कटा, ये इधर भाग कटा, यानी कि ये जो हिस्सा भी मैं आपको मैं इरेज कर दूं अगर, तो कैसे दिखता था, भारत ऐसे दिखता था, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा कट कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने प्रॉपर मैप बना के दिया है, ये हिस्सा भारत का, ये भी हिस्सा भारत का है। फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। द यूएसटीआर मैप शोड जम्मू कश्मीर एंड अक्साई चीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इसने बताया कि ये भारत का हिस्सा है। यूएसटीआर ने जारी नक्शे में जम्मू कश्मीर पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया, जिससे चीन और पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका लगा। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया, द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मैप जारी करता है दुनिया भर के देशों का। ठीक, आगे चलते हैं। इससे चीन और पाकिस्तान को काफी खलबली मच गई कि ये कौन सी बात है। ठीक, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डों पर कैब सेवाओं के लिए भारत टैक्सी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद भारत टैक्सी फॉर रेगुलेट एयरपोर्ट कैब सर्विस। ठीक, अब एयरपोर्ट से सीधे कैब, हम जहाज से उतरेंगे हम कैब बुक कर लेंगे, डायरेक्टली हम चले जाएंगे, ये सुविधा दी जाएगी। जब आप टिकट बुक करोगे तो क्या कैब सुविधा भी आप लेंगे, तो यस, तो आपको कैब सुविधा, आप जहां से उतरेंगे आपके लिए कैब ऑलरेडी रिजर्व रहेगी। ठीक, इस प्लेटफॉर्म ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कई संस्थानों से साझेदारी की है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, सहकर से समृद्धि और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण सहित प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज है जिसके जैसे लोगों को सुविधाएं और अच्छी मिल सकती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा बजट 2026-27 में की गई। द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026 एंड 2027। ठीक, इसके तथ्य क्या है अगर कहा जाए, मतलब कि जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल है, इसके तहत इस बार बजट में कुछ ना कुछ चीजें घोषणा की गई हैं, कुछ चीजें सुविधाएं दी जाएंगी। इसका प्रमुख लक्ष्य है खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों में जोड़ना और उनकी ब्रांड पहचान को मजबूत बनाना। जो खादी हमारे देश का है, खादी का काम है, हथकरघा है, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, इसको एक ब्रांड बना के अन्य देशों में बेचना। ठीक, इस पे जोर दिया जाएगा। राइट, और उसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 2026 को केंद्र बजट 2026-27 में देश में खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की। ठीक, शुरुआत की। ठीक, आगे चलते हैं। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। ये मैं आपको एक वीडियो में क्वेश्चन आ चुका, बता भी चुका हूं। ठीक, उत्तर प्रदेश और मेघालय आर द थीम स्टेट ऑफ सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर 2026। तथ्य क्या, 2026 मेले की थीम वोकल टू ग्लोबल,
वोकल टू ग्लोबल में वो क्वेश्चन आ चुके हैं, बता चुका हूं। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय कारीगरों को पारंपरिक कला को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। जो हमारे देश के स्थानीय कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कराना। और उत्तर प्रदेश और मेघालय इस मेले के थीम राज्य है। मिस्र चौथी बार इस मेले का साझेदार बना है। मिस्र जो है चौथी बार। 2 मिनट। कोचिंग थोड़ी देर में आएंगे। ठीक दोस्तों, थोड़ा घर से फोन आया था इसी वजह से। ठीक, तो उत्तर प्रदेश मेघालय इस थीम राज्य है। मिस्र चौथी बार इस मेले का साझेदार बना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक, आगे चलते हैं। एक्चुअली इसमें शादी ब्याह ज्यादा चल रही ना, तो उसी वजह से टाइम सब मैनेजमेंट करना पड़ रहा है ना। तो ये चीज, शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी। द शारदा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा रिवर। घाघरा गंगा की सहायक नदी है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलती है और बिहार में गंगा से मिलती है। घाघरा कहाँ? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है और गंगा जब बहती हुई आती है और बिहार के पास, ये बिहार है, बिहार के पास ये मिलती है। निचली घाघरा को सरयू के नाम से जाना जाता है। जो निचली घाघरा है, निचली घाघरा है, ये ऐसे आती है, इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शारदा नदी, जिसे काली नदी भी, काली नदी है, काली गंगा भी कहते हैं, घाघरा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये है घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। नेपाल हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहराइच के पास घाघरा में मिल जाती है। यह नदी प्रणाली अंत में गंगा में समाहित हो जाती है। तो ये सारी नदियां जो है आज लास्ट में गंगा में ही मिल जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट प्लान है, इसी वजह से क्वेश्चन बताया गया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया। आज जंगल सफारी वाज इनॉग्रेटेड एट दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है कि लोग जंगल सफारी घूमने जाएं। झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। झारखंड राज्य में जमशेदपुर से 10 किलोमीटर दूर एक क्या वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, 1975 में स्थापित इस अभ्यारण्य में भारतीय हाथियों की, एलिफेंट्स की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य वहां की पहाड़ियों के नाम पे वहां के अभ्यारण्य का नाम पड़ेगा। दलमा वहां की प्रमुख पहाड़ी है और उस पहाड़ी के नाम पे ही वहां पे वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया। कब खोला गया? तो 1975 में खोला गया। देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, 1975 में। झारखंड के पर्यटन विकास को गति देते हुए मंत्री सुदीव कुमार ने दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में 30 इको कॉटेज की आधारशिला रखी और बहुप्रतीक्षित जंगल सफारी का शुभारंभ किया। ठीक, ये सब चीजें होती कैसे की जाती? पर्यटन बेसिस पे, कि लोग हमारे राज्य आए, घूमे आएंगे, तो उनका, उससे हमारे यहाँ का रेवेन्यू अच्छा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। यूरेशियन ऊदबिलाव को सिंध नदी में देखा गया, जिसे पहले विलुप्त माना जाता था। एक यूरेशियन ऊदबिलाव रहता था, वो अभी तक नहीं दिखता था, लेकिन अचानक अभी रिसेंटली इसको लोग देखे हैं। द यूरेशियन ऑटर वाज स्पॉटेड इन द सिंध रिवर आफ्टर बीइंग कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट। ठीक, कश्मीर की सिंध नदी गांदरबल में विलुप्त माने जा रहे दुर्लभ यूरेशियन ऊदबिलाव को फिर से देखा गया है और इसके फोटोग्राफिक सबूत मिले हैं, जो लगभग 50 वर्षों में पहली बार है। फोटोग्राफी सबूत मिलेगी, फोटो खींचेंगे तो हम पता क्या कि ये कौन सा जानवर, तो पता चले ऊदबिलाव है। आज से 50 साल पहले, मतलब काफी मतलब विलुप्त हो गया था, गायब था, कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन पहली बार अब दिखा है। ठीक, और दूसरी चीज, यह वापसी कश्मीर घाटी की नदियों की पुनर्जीवित और प्राकृतिक आवास के संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। कि कश्मीर घाटी में जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्राकृतिक आवास है, यह दर्शाता है कि यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा लोगों को, जानवरों को, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी ये संरक्षित है। ये एक बड़ी चीज है, अच्छी चीज है ये। ठीक, आगे चलते हैं। बस, तो दोस्तों करंट अफेयर क्लास में करंट अफेयर तहत जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर डे के हिसाब से मैं आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके अलावा आपको मैं करंट अफेयर, संडे की क्लास हमारी बहुत बेहतरीन होती है। संडे क्लास से आप हमसे जरूर जुड़िए, इससे आपको
100% बता रहा हूँ, इतनी बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद नहीं समझ सकते हैं। संडे क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। वनडे पर डे जो क्लास आती है वो तो आपके लिए जरूरी है ही, संडे क्लास बेहतरीन क्लास होती है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छी क्लास के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे फैक्ट के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।